कक्षा 12वीं विषय हिंदी त्रैमासिक परीक्षा 2023 के लिए हम लेकर के आ चुके हैं आपकी व्याकरण के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके आंसर के साथ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, है ना। तो आपके व्याकरण में क्या क्या पूछा जाना है, निबंध पूछा जाएगा जिसका हमें परिभाषा देखनी है और इसकी विशेषताएं, रूपरेखा आदि देखेंगे और इसके लेखन की जो है विशेषताएँ देखेंगे, शैली देखेंगे, अलंकार देखेंगे। आपको जो जो अलंकार पूछे जाने हैं, संदेह, व्यतिरेक, भ्रांतिमान, विरोधाभास, सांगरूक, ये सभी देखेंगे। रस देखेंगे, इसकी परिभाषा, प्रकार, उदाहरण देखेंगे। शब्द शक्ति, शब्द गुण, शब्द युग्म, छंद, नाटक, सार संक्षेपण, विज्ञापन लेखन, संवाद लेखन, अनुच्छेद लेखन। तो ये सभी आपका व्याकरण का सिलेबस है। इसके अकॉर्डिंग हम आपको सभी क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे निबंध, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र स्टार्ट करते हैं। इसमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर होंगे, है ना। तो यहाँ पे निबंध जो है आपका, निबंध की परिभाषा, अंग एवं प्रकारों को समझाई, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखेंगे इसकी परिभाषा देखेंगे निबंध की। तो बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा दी गई है। निबंध उस गद्य रचना को कहा जाता है जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया गया हो, है ना। तो यहाँ पे ये रहेगी आपकी बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा। यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निबंध की परिभाषा देखेंगे। उन्होंने क्या कहा है कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है ना। तो ये रहेगी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निबंध की परिभाषा और ये बाबू गुलाब राय के अनुसार। यहाँ पर निबंध के 4 अंग होते हैं। यहाँ पर जब निबंध लिखा जाता है, देखिए मैं आपको बता दूं कि जब निबंध लिखा जाता है तो उसमें ये जो 4 टॉपिक होते हैं यानी कि अंग होते हैं उसके, ये उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शीर्षक तो उसका होता ही, निबंध का प्रस्तावना होनी चाहिए, विस्तार से होना चाहिए, उपसंहार उसका होना चाहिए। तो ये उसके प्रमुख अंग माने जाते हैं निबंध के। निबंध के प्रकार कितने होते हैं, तो 4 प्रकार के निबंध होते हैं। वर्णनात्मक निबंध होता है, विवरणात्मक निबंध होता है, भावात्मक होता है, साहित्यिक या आलोचनात्मक निबंध होता है। तो ये 4 प्रकार निबंध के होते हैं और 4 अंग निबंध के होते हैं, है ना। तो यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन जो है निबंध का ही है। निबंध लेखन की विशेषताएं लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12th व्याकरण से। निबंध लेखन की विशेषताएं लिखिए, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे विशेषताएं यहाँ पे 7 दी गई हैं निबंध की। आपको कोई 5 या 4 अच्छी तरीके से याद कर लेनी है। 4 विशेषताएं अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा इनमें से। यहाँ पर निबंध में क्या होनी चाहिए, कसावट होनी चाहिए, है ना। प्रभावशाली उसकी भाषा होनी चाहिए, विषयानुकूलता, है ना। निबंध में विचार और भाषा दोनों में ही कसावट का गुण होना चाहिए। उद्धरणों की भाषा ना बदली जाए, है ना। विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग होना चाहिए ना। यदि आप विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करेंगे तो उसकी भाषा बिगड़ जाएगी, उसकी कसावट बिगड़ जाएगी, उसकी जो प्रभावशाली शैली है उसकी बनावट वहाँ पर बिगड़ जाएगी। इसलिए विराम चिन्हों का जो है समुचित प्रयोग आपके निबंध में होना चाहिए। इसकी एक विशेषता है ना। अगला है आपका विचार बिखरे ना हो, चयनित होने पर चिंतन मनन करें, है ना। जो आपका टॉपिक है चयनित विषय पर आपको उस पर चिंतन मनन करना है, तब लिखना है ना। विचार बिखरे हुए ना हो। अगला है आपका विचारों में एक श्रृंखला हो जो क्रमबद्ध हो। श्रृंखला यहाँ पे ठीक नहीं लिखा हुआ है, श्रृंखला में ये वाला सरा है ना। श्रृंखला हो जो क्रमबद्ध हो। विचारों में संतुलन हो, निबंध स्पष्ट होना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से आपके निबंध की विशेषताएं रहेंगी। तो आगे देखेंगे हम रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सभी व्याकरण के बता रहा हूं। तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दें, जल्दी से लाइक कर दीजिए और कमेंट में भी आप बताएं कि वीडियो कैसा लगा, आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दें, है ना। संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर देख लेते हैं। यहाँ पे एक तरफ संस्मरण देखेंगे, एक तरफ रेखा चित्र। तो यहाँ पर रहेगा संस्मरण लेखक के स्मृति पटल पर अंकित किसी विशिष्ट व्यक्ति के जीवन की घटनाओं पर का विवरण होता है। रेखा चित्र किसी वस्तु या पात्र का आकर्षक ढंग से चित्रात्मक होता है ना। रेखा चित्र ये किसी वस्तु का जो होता है वो चित्रण होता है, जबकि यह जो संस्मरण होता है वह किसी विशिष्ट व्यक्ति के जीवन की घटनाओं का विवरण होता है ना। इसमें वस्तु पर भी ध्यान दिया जाता है, इसमें व्यक्ति विशेष पर। यहाँ देखेंगे संस्मरण वास्तविक होता है, रेखा चित्र काल्पनिक भी हो सकता है ना। क्योंकि किसी चित्र की कल्पना तो हम, या वस्तु की तो वो कल्पना भी हम कर सकते हैं, तो काल्पनिक भी हो सकता है। संस्मरण संक्षिप्त होता है, रेखा चित्र जो है विस्तृत होता है ना। इसका आखिरी अंतर रहेगा इन दोनों में। संस्मरण किसी महापुरुष या विशिष्ट घटना से संबंधित होता है, रेखा चित्र किसी भी साधारण विषय पर लिखा जा सकता है। जीवनी तथा आत्मकथा में अंतर लिखिए। देखिए आपका क्वेश्चन है अगला, जीवनी तथा आत्मकथा में अंतर। तो इनमें यहाँ पे अंतर दिए गए हैं। जीवनी में
किसी महापुरुष या किसी व्यक्ति के जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया जाता है, जबकि यहाँ से दूसरा अंतर होता है आत्मकथा का स्टार्ट। आत्मकथा में लेखक स्वयं अपने जीवन के अनुभव का वर्णन करता है। आत्मकथा उसका नाम ही है आत्म, यानी कि स्वयं की कथा। लेखक स्वयं अपने जीवन के अनुभव का वर्णन करता है आत्मकथा में। जीवनी किसी अन्य पुरुष के द्वारा लिखी जा सकती है, परंतु आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है। अगर वो स्वयं के द्वारा ना लिखी गई तो वो आत्मकथा कहलाएगी ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है, जीवनी किसी अन्य पुरुष के द्वारा भी लिखी जा सकती है और लिखी जाती है ना। आगे रहेगा आपका, जीवनी काल्पनिक हो सकती है जबकि आत्मकथा केवल सत्य घटनाओं पर आधारित होती है। क्योंकि आत्मकथा सत्य इसलिए होती है क्योंकि कोई जीवित व्यक्ति ही लिख रहा है ना, कोई व्यक्ति लिख रहा है, उसकी घटना सत्य है। आत्मकथा स्वयं के ऊपर लिखी जाती है ना, स्वयं की आप बीती लिखी जाती है उसमें, तो यहाँ पे सत्य घटना तो होगी ही, क्योंकि व्यक्ति अपने स्वयं के बारे में लिख रहा है, तो यहाँ पे सत्य घटनाओं पर आधारित होती है आत्मकथा, और जीवनी काल्पनिक हो सकती है। आगे रहेगा आपका, जीवनी की रचना में लेखक अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं करता है, जबकि आत्मकथा में लेखक अपने स्वयं के विचारों को अभिव्यक्त करता है, उन्हें व्यक्त करता है, स्पष्ट रूप से बताता है। अगला क्वेश्चन है आपका, रिपोर्टाज किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। तो रिपोर्टाज की परिभाषा जान लेते हैं। रिपोर्ट के कलात्मक तथा साहित्यिक रूप को रिपोर्टाज कहा जाता है। वास्तव में रेखाचित्र की शैली में प्रभावोत्पादक ढंग से लिखे जाने में ही रिपोर्टाज की सार्थकता है। आंखों देखी और कानों सुनी घटनाओं पर भी रिपोर्टाज लिखा जा सकता है, कल्पना के आधार पर रिपोर्टाज नहीं लिखा जा सकता है ना। यदि आपने जिस चीज़ को देखा है ना, जो आंखों देखी और कानों सुनी घटना होती है, उसी पर यहाँ पे जो लेख लिखा जाता है उसे भी ऐसे कह सकते हैं कि जो आंखों देखी और कानों सुनी घटनाओं पर लेख लिखते हैं उसे रिपोर्टाज कहते हैं। कल्पना के आधार पर यहाँ पर रिपोर्टाज की रचना नहीं की जा सकती है, ये आप याद रखेंगे। कल्पना के आधार पर रिपोर्टाज तैयार नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर इसकी परिभाषा आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं इसकी विशेषताएं। रिपोर्टाज की विशेषताएं देखेंगे आप। रिपोर्टाज आंखों देखा वर्णन जैसा प्रतीत होता है ना, जो आंखों देखा, बिल्कुल आपको लग रहा है कि आप देख रहे हैं। रिपोर्टाज इस प्रकार से लिखा जाता है। विशेषता है इसकी रिपोर्टाज की, इसकी यहाँ पे वर्णनात्मक होती है। यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गया है, देख लेंगे। यह पत्रकारिता के गुणों से संपन्न होता है ना, इसे जरूर याद रखिएगा। इस पत्रकारिता के गुणों से संपन्न होता है रिपोर्टाज। अलंकार स्टार्ट करेंगे यहाँ से। अलंकार के जो भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, आपके जो अलंकार आपके सिलेबस में पूछे जाने हैं, वही यहाँ पे दिए गए हैं। अलंकार की परिभाषा, प्रकार एवं भेद लिखिए। तो अलंकार की परिभाषा क्या होती है? वे तत्व जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं अलंकार कहलाती है। सिंपल सी परिभाषा है। अलंकार का अर्थ क्या होता है? आभूषण, यानी कि जिससे काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है, शोभा बढ़ जाती है, वो अलंकार कहलाते हैं। अलंकार का अर्थ होता है गहना या आभूषण। इसे तैयार कर लेंगे, आभूषण कहलाता है अलंकार। यहाँ पर अलंकार के भेद कितने होते हैं? तो अलंकार के मुख्य 3 भेद हैं, प्रकार हैं। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। फिर इनमें से कई सारे अलंकार निकले हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप संदेह अलंकार। आपके सिलेबस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तौर पर दिया गया है। संदेह अलंकार की परिभाषा उदाहरण से दीजिए। यहाँ पे संदेह अलंकार की परिभाषा दी गई है। उपमेय में उपमान का संदेह होता है जब समानता के कारण एक वस्तु में अनेक वस्तुओं के होने की संभावना दिखाई पड़े और निश्चय ना हो, तब वहाँ संदेह अलंकार होता है ना। तो यहाँ पे आप 2 वस्तुएं देख रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर निश्चय नहीं हो पा रहा है कि है क्या आखिर में। आपके मन में संदेह पैदा हुआ जा रहा है ना, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको फिर भी संदेह है, शक है, तो वहाँ पर संदेह अलंकार रहेगा। जैसे कि तारे आसमान के हैं, आए मेहमान बनी, केसों में निशा ने मुक्तावली सजाई है। ये रहेगा आपका इसका उदाहरण संदेह अलंकार का। यहाँ पे इसका बताया गया है किस प्रकार से इसे समझेंगे इस 2 पंक्तियों को। यहाँ दीप मलिका में तारावली और मुक्तावली का संदेह हो रहा है ना, तो मुक्तावली और तारावली का इस में संदेह आपको हो रहा है, तो ये इसका उदाहरण रहेगा। भ्रांतिमान अलंकार है आपके सिलेबस में, इसे देखेंगे। भ्रांतिमान अलंकार है जब सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान की भ्रांति हो जाए, है ना, भ्रम हो जाए, आपको भ्रांति हो जाए। जब भूलवेश उपमेय को उपमान समझ लिया जाता है ना, उपमेय को उपमान समझ लिया जाए तो वहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। आंसर रहेगा आपका। तात्पर्य यह है कि इस अलंकार में सादृश्य के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है ना। भ्रम के कारण कोई अन्य वस्तु को कोई अन्य वस्तु मान लिया जाता है। तो यहाँ पे इसका ये उदाहरण रहेगा। ओस बिंदु चुग रही हंसनी, मोती उनको जान। यानी जो हंसनी है वो ओस के बिंदु चुने जा रही है, ओस की जो बूंदें होती हैं वो चुने जा रही है, उनको मोती समझ करके उसे चुने जा रही है ना। हंसनी को क्या लग रहा है कि वो
मोती हैं, जबकि वो उसके बिंदु हैं। इसी प्रकार यहाँ कहा गया कि सादृश्य के कारण वह वस्तु दूसरी वस्तु मान लेते हैं और उस पर कार्य करते हैं। इस पंक्ति में हंसनी को उस बिंदुओं में मोतियों की भ्रांति हो गई है। विरोधाभास अलंकार रहेगा आपका, यहाँ पे देख सकते हैं इसकी परिभाषा दी गई है विरोधाभास की। जब वाक्य में वास्तविक विरोध न होने पर भी विरोध का आभास प्रतीत होता है, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है ना। वास्तविक विरोध ना किया जाए लेकिन आपको लगे कि यहाँ पे कोई मेरी बात का विरोध कर रहा है, इन पंक्तियों में किसी चीज़ का विरोध किया जा रहा है, ऐसा आपको महसूस हो, है ना, आभास हो, तो वहाँ पे विरोधाभास अलंकार होता है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बुरे श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। इस प्रकार से इसका रहेगा समझने के लिए। इन काव्य पंक्तियों में श्याम रंग में डूबने पर भी उज्ज्वल होने पर विरोध दिखाई देता है, जबकि वास्तव में यह सही नहीं है। तो ये आपको यहाँ पे विरोधाभास की परिभाषा उदाहरण सहित याद रखना है। व्यतिरेक अलंकार को याद रखेंगे। व्यतिरेक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर देख लेते हैं हम। व्यतिरेक का अर्थ क्या होता है? आधिक्य। व्यतिरेक का अर्थ आधिक्य होता है। व्यतिरेक अलंकार में कारण का होना आवश्यक होता है। व्यतिरेक अलंकार में कारण का होना बिल्कुल अनिवार्य होता है, आवश्यक होता है। परिभाषा देखेंगे, इसकी परिभाषा क्या रहेगी व्यतिरेक की? जब किसी पद में उपमान की अपेक्षा उपमेय को अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात उपमेय का उत्कर्षपूर्ण वर्णन किया जाता है, या आप यूँ समझें कि बड़ी वस्तु की बजाय छोटी वस्तु को अधिक महत्व देना, तो वहाँ पे व्यतिरेक अलंकार होता है ना। तो इसकी परिभाषा रहेगी, इसका उदाहरण देख लें। जिनके यश प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे, इसका उदाहरण रहेगा। आगे है आपका संदेह और भ्रांतिमान अलंकार में अंतर। तो आप 2-3 अंतर कर लेंगे। यहाँ पे एक अंतर आपको दिया गया है। भ्रांतिमान अलंकार में उपमेय एवं उपमान के समानता के आभास को सत्य मान लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर संदेह अलंकार में संदेह बना रहता है ना। इसमें आभास को सत्य मान लिया जाता है। इसमें अगर भ्रांति भी हो रही तो उस आभास को सत्य मान लिया जाता है, जबकि संदेह अलंकार में संदेह बना ही रहता है, इसमें उसे माना नहीं जाता है। तो ये रहेगा आपका इसमें अंतर। और भी अंतर आप इसमें कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ से देखें हम रस जो टॉपिक है आपका, उसमें क्या क्या पूछा जाना है। तो रस की परिभाषा देखेंगे, अंग देखेंगे, उसके प्रकार देखेंगे। रस का पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे जो कि आपके सिलेबस में है। यहाँ पर देखेंगे रस की परिभाषा लिखिए और प्रकार और अंगों को समझाइए। तो रस की परिभाषा रहेगी, किसी काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा देखने में पाठक, श्रोता या दर्शक को जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। यानी कि अगर कोई काव्य आप पढ़ रहे हैं, कोई कविता पढ़ रहे हैं, काव्य पढ़ रहे हैं, उसे सुनने, पढ़ने और देखने में आपको मज़ा आ रहा है, आनंद मिल रहा है ना, आनंद की अनुभूति हो रही, तो उसे रस कहा जाएगा। यहाँ पे देखेंगे रस के 4 अंग होते हैं। आपके जो सिलेबस है उसमें अंग विशेष रूप से दिए गए हैं कि आपको अंग जरूर से कंप्लीट करना है। तो रस के 4 अंग होते हैं ना। स्थायी भाव होता है, संचारी भाव होता है, विभाव होता है, अनुभाव होता है। तो स्थायी भाव को जान लेते हैं सबसे पहले। भाव सहृदय, यानी कि स्थायी भाव जो होते हैं सहृदय के हृदय में स्थायी रूप से किंतु सुप्त अवस्था में विद्यमान होते हैं, स्थायी भाव कहलाते हैं, है ना। स्थायी भाव जो होते हैं उस सहृदय के हृदय में स्थायी रूप से जो विद्यमान होते हैं, पाए जाते हैं, तो उन्हें हम स्थायी भाव कहते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है, आपको पता ही होगा। जैसे कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है, क्योंकि 10 रस हैं तो 10 स्थायी भाव, है ना। संचारी भाव समझ लेते हैं। तो पानी में जैसे बुलबुले उठते हैं उन्हीं की तरह आते और चले जाते हैं। तो ये काव्य में इस प्रकार से आते हैं कि जैसे पानी में बुलबुले आते हैं ना, छोटे से धीरे से तनिक देर के लिए, उसी प्रकार से यहाँ पे बुलबुले आते हैं जैसे पानी में, उसी प्रकार से संचारी भाव का यहाँ पे हमें वर्णन देखने को मिलता है काव्य में। यहाँ पे इनकी संख्या 33 मानी गई है संचारी भाव की। अगला आपका रहेगा विभाव। तो विभाव को समझेंगे। विभाव स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारक को विभाव कहा जाता है। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। तो ये आलंबन है, इसके भी 2 रूप होते हैं, आश्रय और विषय, है ना। ये तो बस आपको दिया गया है, ये आपको याद नहीं करना है कि इसके 2 प्रकार होते हैं, इसके 2 प्रकार, है ना। बस आपको ध्यान रखना है कि रस के 4 अंग होते हैं, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं, ये याद रखेंगे। आगे देखेंगे अनुभाव और विभाव में अंतर, मोस्ट इंपोर्टेंट, बिल्कुल आपके में दिया गया था कि आपको ये कंप्लीट करना ही है त्रैमासिक से पहले, है ना। तो अनुभाव और विभाव में अंतर क्या रहेगा? सुषुप्त प्रतिष्ठित भाव को जागृत करने वाले कारण को विभाव कहते हैं, जबकि जिस व्यक्ति के हृदय में भाव दीप्त होता है उसकी उन चेष्टाओं को, उस भाव का अनुभव होता है, अनुभाव
होता है ना, अनुभव होता है यहाँ पर रहेगा। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे अब आपके आगे के क्वेश्चन, जो कि काफ़ी सारे रह गए हैं आपके। छंद रह गया है, रस रह गया है, आपके काफ़ी सारे टॉपिक रह गए हैं। मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ कौन कौन से रह गए हैं, जो कि हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आपकी शब्द शक्ति, शब्द गुण, ये सारे टॉपिक जो है अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इतने टॉपिक हम अगली वीडियो में देखेंगे। रस हालांकि हमारा आधा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इन सभी के यहाँ पे सभी के आंसर आपको अगले वीडियो में मिलेंगे ही मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए।